AF99 हिंदी। अध्याय 981 3 प्राकृतिक बेसिन। लियोनेल मुस्कुराया जब उसने नूह को ग्रैंड प्राइम मिनिस्टर स्कारलेट परिवार की बेटी जेसिका के साथ घुड़सवारी करते देखा। दोनों एक विशाल कछुए की पीठ पर बैठे थे जिसका कवच ऑब्सीडियन जैसा काला था। ये निश्चित रूप से जेसिका की क्षमता से नियंत्रित हो रहा था और यह वास्तव में 5वें आयाम में भी था। लियोनेल खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। ये प्रतिभा में अंतर था। लियोनेल ने बाहरी दुनिया में जो देखा था उसके अनुसार चौथे आयाम में रहते हुए 5वें आयाम से लड़ने वाला कोई व्यक्ति वहां असंभव था। लेकिन यहां जेसिका थी जो स्पष्ट रूप से अभी भी चौथे आयाम में थी, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके एक 5वें आयाम के राक्षस को नियंत्रित कर रही थी। ऐसे में क्या यह नहीं कहा जा सकता कि वह सभी आयामों में भी लड़ सकती थी? पृथ्वी के लोगों में उनकी नींव और उनके आयाम स्तर की कमी हो सकती है, लेकिन जैसा कि टेरन के लोगों ने स्वयं सीखा था, उनकी क्षमताओं द्वारा उन्हें दी गई प्रतिभा इतनी महान थी कि यह अंतर बंद किया जा सकता था। यदि ये तथ्य न होता कि लियोनेल की क्षमता सहायक थी और पूरी तरह आक्रामक नहीं थी, तो उसकी अपनी क्षमता और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती। खैर, हो सकता है कि यह जरूरी न हो, लेकिन लियोनेल अभी भी जवान था। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि दूसरी तरफ घास ज्यादा हरी थी। जैसे जैसे वह बड़ा और परिपक्व होता गया, उसे यह एहसास जरूर हुआ कि उसकी अपनी क्षमता ही उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। अगर वह किसी आक्रमणकारी क्षमता के साथ पैदा हुआ होता तो आज से ज्यादा मजबूत बनना तो दूर, वह कमजोर भी हो सकता था। नोहा, जेसिका, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। लियोनेल ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और जैसे ही वे नीचे कूदे, उनकी तरफ देखा। लियोनेल के अभिवादन से दोनों तुरंत अचंभित रह गए, खासकर नूह के लिए। लियोनेल का उसके प्रति रवैया हमेशा से ही ठंडा रहा था। दरअसल अगर वह लियोनेल का चचेरा भाई न होता तो शायद वह लियोनेल के हाथों मर ही गया होता। बेशक इसके पीछे एक वाजिब वजह थी। एक तो ये कि वे कई चचेरे भाइयों की तरह साथ साथ नहीं पले बड़े थे, और दूसरी बात, उनकी पहली मुलाकात एक युद्ध के मैदान में हुई थी, जब नूह ने उस औरत को मारने की कोशिश की थी जिसे वह लियोनेल से प्यार करता था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनकी शुरुआत मुश्किलों भरी रही। नूह अपने रिश्ते में इस तनाव को जानते हुए भी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह हमेशा अपने आराम से पहले कर्तव्य को प्राथमिकता देता था। वह और लियोनेल इस पीढ़ी के राजकुमार थे। अगर वे एक ही तट पर होते और फिर भी एक दूसरे से नहीं मिलते तो लोगों के मन में कहानियां गढ़ने लगते। अगर शाही परिवार एक ठोस इकाई नहीं होता तो साम्राज्य कैसे पूरा होता? हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लियोनेल उसका इतने गर्मजोशी से स्वागत करेगा। इससे वह लगभग लड़खड़ा गया। हाँ, ठीक है। नूह ने शिष्टाचार के चलते मुस्कुराहट दिखाए, उसके सफेद सुनहरे बाल नमकीन हवाओं में लहरा रहे थे। क्या ये तुम्हारा कजिन है, कैप? वाह, मैंने इसे पहले भी लाइव ब्रॉडकास्ट पर देखा है। तुम सच में एक राजकुमार हो। राज ने अपनी आदत के मुताबिक मूर्खतापूर्ण बातें कहीं, जिससे मिलन ने उसके सिर के पीछे एक तमाचा जड़ दिया। इसका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि कैप ने झूठ बोला? चले जाओ, राज ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए गुर्राते हुए कहा। मैं तो बस इतना कह रहा था कि यह थोड़ा बेकार है। अगर वह राजकुमार होता तो उसे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। सोचो, मैंने कितनी ही नेक लड़कियों को खो दिया है। सपने देखते रहो, भले ही कैप सम्राट हो, इससे तुम्हें छूट पाने में मदद नहीं मिलेगी। तुम चर्बी के टब हो। क्या तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, मिलान? मैं तुम्हें तुम्हारे पापा अर्नोल्ड की तरह आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे क्या कहा? मिलान ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे किसी बिल्ली की पूंछ कुचल दी गई हो। अर्नोल्ड को अपना बेहतर बताना निश्चित रूप से उसके पैमाने के उलट था। लियोनेल ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इन लोगों के बड़प्पन के सामने अकड़ जाने के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। चलो वहां चलते हैं। लगता है ये लोग भड़क गए हैं। लियोनेल हंसा। मुझे इस तट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही यहाँ की व्यवस्था के बारे में। शायद तुम मुझे कुछ समझा सको। नूह ने अपना संयम वापस पा लिया और सिर हिलाया। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। चचेरे भाई बहनों की जोड़ी ने जानकारी का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया और लियोनेल को जल्दी ही यह समझ आ गया कि चीजें कैसे काम करती हैं। उद्धरण चिन्ह ... जब पृथ्वी का टेराफॉर्मेशन किया गया था तो इसे इसी दिन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, नोआ ने बताया। हालांकि हमने सभी 7 महाद्वीपों को मिला दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी की मुख्य भूमि में केवल लगभग 1/3 भूमि ही है। लियोनेल ने सिर हिलाया। उसे यह बात स्कूल में पढ़ाई गई थी, इसलिए वह जानता था।
लेकिन इसे हमेशा एक जरूरी समझौते के तौर पर समझाया जाता था, न कि किसी मजबूरी में किया गया काम, जैसा कि नूह अभी समझा रहा था। अब जब ये बात लियोनेल के ध्यान में लाई गई, तो वह तुरंत कई संभावनाओं के बारे में सोचने लगा, जिनमें से एक का नूह ने जल्द ही वर्णन करना शुरू कर दिया। शेष 2/3 भूमि को पानी के नीचे रक्षात्मक उपाय बनाने के लिए छोड़ दिया गया था। जैसे जैसे पृथ्वी तीसरे आयाम से आगे विकसित होगी, ये तंत्र समय के साथ और भी मजबूत होते जाएंगे। रक्षा की पहली पंक्ति 3 प्राकृतिक बेसिन है। मूलतः मुख्य महाद्वीप का अधिकांश भाग उथले पानी से घिरा हुआ है, जिसकी गहराई लगभग 20 मीटर से अधिक नहीं है। मूलतः शक्तिशाली समुद्री जीव इन क्षेत्रों से बचते हैं क्योंकि ये रहने के लिए पर्याप्त गहरे नहीं हैं। ये उथले पानी तट से सैकड़ों मील तक फैले हुए हैं और इन्हें अनिवार्य रूप से जानबूझकर बाढ़ग्रस्त भूमि के रूप में गिना जा सकता है। लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं। ये वाकई एक बेहतरीन बचाव का तरीका था। अगर कभी कोई शक्तिशाली प्राणी वहां कदम भी रखता तो उसे आसानी से संभाला जा सकता था। महाद्वीप के आसपास 3 प्राकृतिक बेसिन ही ऐसे स्थान हैं जहां ये नियम टूटा है। यहाँ का पानी न केवल उथला है, बल्कि जानबूझकर गहरा भी है। तट तक भी पानी आधा किलोमीटर तक गहरा है। किसी समुद्री जीव को शायद इस बात का एहसास भी न हो कि वह तट के पास पहुंच रहा है। ये बेसिन पानी की बूंदों के आकार के हैं, जिनका किनारा संकरा और आधार चौड़ा है। इससे कई जीव अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे तट के पास पहुंचते हैं, वे जमा होने लगते हैं। इससे हमारे पास बचाव के लिए केवल लगभग 100 मील की दूरी बचती है। हम वर्तमान में 3 प्राकृतिक बेसिनों में से एक रॉयल ब्लू बेसिन पर हैं। लियोनेल ने सिर हिलाया। उसके दादा एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। अब वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। तूफान, क्या हम दोनों का यहाँ रहना ठीक रहेगा? लियोनेल ने अचानक पूछा। उनका तर्क काफी हद तक सही था। ऐसा लग रहा था कि सम्राट फॉक्स एक बार फिर इन मामलों को ज्यादातर युवा पीढ़ी पर छोड़ रहे थे। हालांकि लियोनेल और नोआ निश्चित रूप से पृथ्वी के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से 2 थे। उन्हें उसी प्राकृतिक बेसिन की रक्षा के लिए भेजना अतिशयोक्ति लग रहा था। लियोनेल ने यहां आने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसके भाई यहां थे। लेकिन हालात बिगड़ने से पहले किसी दूसरे प्राकृतिक बेसिन की ओर बढ़ना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि नूह ने अपना सिर हिलाया। नहीं, शायद यह अच्छा है कि आप यहाँ हैं। उत्तरी और दक्षिणी प्राकृतिक बेसिनों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है जो उन्हें घेरे हुए हिमखंडों के साथ आती है। रॉयल ब्लू प्राकृतिक बेसिन एकमात्र ऐसा बेसिन है जिसमें वास्तव में खुला पानी है, और अधिक अनुकूल तापमान के कारण इस क्षेत्र में प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी है। लियोनेल ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि बाकी बेसिन कहाँ है, क्योंकि सब कुछ पानी के नीचे और अच्छी तरह छिपा हुआ था। लेकिन अगर हालात ऐसे ही थे तो ये बिल्कुल सही था। ये निश्चित रूप से बेसिनों में सबसे खतरनाक था। इसके अलावा अगर बाकी बेसिनों में कुछ गड़बड़ हुई तो लियोनेल को यकीन था कि वह समय पर वहां पहुंच सकता है। अच्छा लग रहा है। लियोनेल ने जेसिका की तरफ अचानक मुस्कुराने से पहले सिर हिलाया। जेसिका, है ना? अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो शायद तुम्हारा स्कारलेट परिवार ब्लैक सिटी पर कब्जा करता है। बातचीत में अचानक आए बदलाव से जेसिका चौंक गई, उसकी पलकें झपक गईं। हालांकि वह नूह की तरह घबराई हुई नहीं दिखी, उसकी भावनाएं स्थिर और शांत रहीं। हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस अंदाजा है। लियोनेल मुस्कुराया, बिना कुछ समझाए। उसने अभी तक तय नहीं किया था कि एक और दुकान बनाना उचित होगा या नहीं। हो सकता है कि यह बिना किसी वजह के एक अतिरिक्त सिरदर्द बन जाए। एक और तूफान आ रहा है। नूह की नजरें सिकुड़ गईं। अब तक लियोनेल ने जो काले बादल पहले देखे थे वे उन लोगों को भी दिखाई देने लगे थे जो होश में नहीं थे। नूह के गंभीर भावों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ऐसा अक्सर होता रहता है। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? लियोनेल ने पूछा। अब ये दिन में कम से कम एक बार होता है, कभी कभी 2 बार। हमें लगता है कि शायद कोई उच्च स्तरीय समुद्री जीव जिसमें तूफान लाने की क्षमता है, इसके लिए जिम्मेदार है। निर्देशन। जब लियोनेल ने लिटिल ब्लैक स्टार की बुद्धिमत्ता के बारे में सोचा तो उसे नहीं लगा कि ऐसा असंभव होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्यों? अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों को निर्देश देने की इतनी बुद्धिमत्ता के साथ क्या इस प्राणी को इतना भी होशियार नहीं होना चाहिए कि वह ये जान सके कि पृथ्वी की सतह ऐसी जगह नहीं है जहां वह खुशी से रह सके? ये वास्तव में काफी बुद्धिमान है। ये कहा जा सकता है कि जिन समुद्री जानवरों को यह निर्देशित करता है, उनमें से कम 80% विकलांग हैं।
हमें लगता है कि यह अपने साम्राज्य को इन विपत्तियों से मुक्त करने के लिए हमारा उपयोग कर रहा है। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि यह उसके प्रश्न का सटीक उत्तर है। उसने पहले कभी किसी अन्य प्रजाति का इनवैलिड नहीं देखा था, लेकिन सिल्वर टैबलेट को संतृप्त करने का यह एक अच्छा मौका था। लियोनेल अभी भी यह नहीं भूला था कि सिल्वर टैबलेट को काम करने के लिए इतने उच्च और शुद्ध स्तर के बल की आवश्यकता होती है। उसके लिए इससे बेहतर लक्ष्य और क्या हो सकता था कि खुद को उसके हवाले करने आ रहे इनवैलिड्स के एक पूरे झुंड से बेहतर लक्ष्य क्या हो। भले ही उसे उतने बीस्ट क्रिस्टल न मिले जितने की उसे उम्मीद थी, फिर भी यह एक अच्छा मौका था। केवल 80%। लियोनेल को अचानक एक विचित्र बात का एहसास हुआ। अगर इस प्राणी का नियंत्रण पूर्ण होता तो क्या ये 100% नहीं होता। इसका मतलब शायद यही था कि यह वास्तविक नियंत्रण से कुछ अलग था। नूह ने लियोनेल की बात समझते हुए सिर हिलाया। तूफान कुछ खास है। ऐसा लगता है कि यह शक्तों की मृत्यु से उत्पन्न बल को बादलों में केंद्रित करने से पहले बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित करता है। फिर ये बल की उच्च सांद्रता से युक्त वर्षा करता है, जो एक छोटे बल विस्फोट के रूप में दर्ज होता है। अक्षम प्राणी ऐसे परिवर्तनों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन सामान्य समुद्री जीव, यदि वे तट के काफी निकट हों तो वे भी इसे महसूस कर लेंगे। लियोनेल मन ही मन हंसा। उसे अचानक बरसों पहले एक खास ऑक्टोपस से हुई लड़ाई याद आ गई। वो जमाने की बात है जब सिर्फ फोर्स लेने से ही कई सारे इनवैलिड आपको मारने के लिए भेज दिए जाते थे। उस वक्त लियोनेल की किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि जब वो आयना को अपनी पीठ पर उठाए हुए था तभी समुद्र से एक असली जानवर उसके पीछे पड़ गया। तो ये जानवर बहुत कंजूस है। यह न सिर्फ हमें अपनी लड़ाइयां लड़ने पर मजबूर कर रहा है, बल्कि हमें इनवैलिड्स की फोर्स से भी फायदा नहीं उठाने दे रहा है। लियोनेल को मानना पड़ा कि यह एकदम सही योजना थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इंसान ही नहीं थे जिनके बीच षड्यंत्रकारी थे। लेकिन लियोनेल वाकई ये देखना चाहता था कि बल को अवशोषित करने में कौन ज्यादा बेहतर है, इस रहस्यमयी समुद्री जानवर की क्षमता या चांदी की गोली की। यह आ रहा है। नोआ ने जेसिका की तरफ देखा और सिर हिलाया और वापस ओब्सीडियन कछुए की पीठ पर चढ़ गया। लियोनेल अपने साथियों की तरफ वापस चला गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे लगभग पता ही नहीं चला कि वह कब उनके बीच खड़ा हो गया। जब उसने ऊपर देखा और उनकी नजरों से मिला तो वह अचानक मुस्कुराया और आकाश में बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई। चल दर। लियोनेल दूर भागा। उसके 8 भाई उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सुनहरी ऊर्जा की एक पंक्ति उसके पीछे चल रही थी। जैसे ही वह समुद्र तट के किनारे पर पहुंचा, उसने छलांग लगा दी। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। वह ऊपर की ओर उछला, पहले विशाल क्रूजर पर उतरा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना जारी रखा। कुछ ही सेकंड में 9 लोगों का समूह अग्रिम पंक्ति में पहुंच गया। एक क्रूजर जहाज के शीर्ष पर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे अधिक हिंसक होती जा रही थीं, तथा हरे भरे नीले पानी का रंग इतना गहरा होता जा रहा था कि वह स्याही की तरह काला हो गया था। उसी समय एक जानवर की चीख से आसमान हिल गया। आगे पीछे खड़ी 3 क्रूजरों जितनी बड़ी एक नीली व्हेल पानी से बाहर निकली। आसमान में मंडराते हुए उसकी एक सफेद आंख उन पर टिकी हुई थी। उसके अंदर एक तरह का लालच छिपा था। इसके बाद ये समुद्र की सतह पर गिरा, जिससे 200 मीटर ऊंची लहर उठी और उनकी दृष्टि पूरी तरह ढक गई। पकड़ना। लियोनेल के कानों में एडमिरल की दहाड़ गूंजी। यह क्षेत्र यूनिट 7 के नियंत्रण में था, जिसकी कमान टियर 7 एडमिरल एली के हाथों में थी। इस प्राकृतिक बेसिन के 3 केंद्रीय स्तंभों में से एक होने के नाते वह इस उथल पुथल भरी लहर से अप्रभावित रहे और लियोनेल और उनके भाइयों के अचानक प्रकट होने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जहां तक एडमिरल एली का सवाल था, इस रक्षा की मुख्य रीढ़ सेना थी और हमेशा रहेगी। वह इन युवाओं को अपनी मर्जी से काम करने देते थे, लेकिन चीजों पर ऐसे हुक्म चलाते रहते थे मानो वे वहां हो ही नहीं। जिस दिन उन्होंने इन प्रतिभाओं पर भरोसा किया, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई, और वह भी जल्दी। 200 मीटर ऊंची लहर मानो सब कुछ ढक रही हो, लेकिन यह उसका सबसे भयावह हिस्सा नहीं था। भीतर मांसाहारी मछलियों का एक पूरा झुंड अपने दांतों और छोटी छोटी सफेद आंखों के साथ उनके नियंत्रण से बाहर आगे की ओर उछल रहा था। हालांकि शुरुआत में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन जब उन्हें ताजे मांस की खुशबू आई तो वे पूरी तरह रुक गए। वे लहरों पर सवार होकर आगे बढ़े, मानो जहाजों पर सवार लोगों की आत्मा पर जानलेवा हमला कर रहे हों। अब तक कई युवा जो यहाँ शोहरत और गौरव की तलाश में आए थे, बहुत पहले ही पीछे हट चुके थे।
यह कोई पहला तूफान नहीं था जिसका वे सामना कर रहे थे और उन्हें एहसास हो गया था कि वे अपनी हद से ज्यादा मुसीबत में फंस चुके हैं। कम से कम कुछ तो ऐसा ही मानते थे। कमजोरों के इस तरह हटने के बाद जो लोग आगे आए वे सर्वश्रेष्ठ थे। अपने ऊपर मंडरा रही मौत की लहर के बावजूद लियोनेल ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और बाईं ओर एक क्रूजर के पतवार पर खड़े एक युवक से नजरें मिलाईं। लियोनेल की तरह उसने भी लहर को नजरअंदाज कर दिया और लियोनेल की दिशा में नजरें गड़ा दी। अगर लियोनेल को इस युवक का एक शब्द में वर्णन करना हो तो वह होगा पिशाच। अगर उसे दो शब्दों में वर्णन करना हो तो वह होगा सुंदर पिशाच। वह युवक डंडे की तरह दुबला पतला था, लेकिन उसके कंधे असाधारण रूप से चौड़े थे। उसकी त्वचा का रंग लगभग पीला पीला था, मानो वह अभी अभी किसी ताबूत से उठा हो, और उसकी लंबाई लगभग 7 फुट थी। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसके लंबे लहराते काले बाल उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे, उसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं, और उसकी नाक और जबड़े इतने तीखे थे कि वे कांच को चीर सकते थे। युवक ने देखा कि लियोनेल उसे देख रहा है तो वह हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और थोड़ा झुका, एक औपचारिक कुलीनता का अभिवादन। ये स्पष्ट था कि वह लियोनेल को एक राजकुमार के रूप में पहचानता था और परिस्थितियों को देखते हुए उसका पर्याप्त सम्मान कर रहा था। AI एनालिसिस ऑफ हुडको शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। PPS स्टॉक। लियोनेल भी मुस्कुराया और जवाब दिया। चांद से आए किसी व्यक्ति से उसकी यह पहली मुलाकात थी और ऐसा लग रहा था कि वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही काम कर रहे थे। उस युवक की तो बात ही छोड़िए, उसके पीछे आने वाले सभी युवकों का रंग असाधारण रूप से गोरा और कद काठी ऊंचे थे। यहां तक कि महिलाएं भी 6 फुट से ज्यादा लंबी थीं। लगभग 300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद लियोनेल और उस युवक ने ऐसे बातचीत की जैसे उनके बीच 3 मीटर से ज्यादा की दूरी न हो। युवक ने इसे खास तौर पर गंभीरता से लिया और लियोनेल की तरफ मुंह से शब्द बोलने लगा। लियोनेल के लिए किसी के होंठ पड़ना बच्चों का खेल था। वह तुरंत समझ जाता था कि यह युवक क्या कह रहा है। एक प्रतियोगिता है ना? लियोनेल मुस्कुराया और उस युवक के साथ आए लोगों की ओर देखा। संयोग से उसके पीछे 8 लोग भी थे। ठीक है कैरोलस, मुझे स्वीकार है। कैरोलस की मुस्कान खिल उठी। उसके चारों ओर हवा टूटे हुए कांच की तरह चटकने लगी, जिससे लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं। कितनी शक्तिशाली स्थानिक क्षमता है! कैरोलस के उत्साह ने ही मानो दुनिया को हिलाकर रख दिया और उसकी दरारों में दरार डाल दी। उसे इस बात का जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि यह 5वें आयाम की सबसे मजबूत दुनियाओं में से एक थी। तुमने उसे सुना लड़कों? तुम क्या कहते हो? लियोनेल की आभा बदल गई, उसकी पीली बैंगनी आंखें चमक उठी। रुको, एडमिरल एली फिर गरजा। उसी क्षण अर्नोल्ड ने अपनी हथेलियां आपस में थपथपाईं। आवाज इतनी तेज थी कि ऊपर से आ रही बिजली की गड़गड़ाहट भी दब गई। उसके चारों ओर एक सार्वभौमिक शक्ति प्रज्वलित हो उठी। लियोनेल मुस्कुराया, कैरोलस मुस्कुराया। बिना एक शब्द कहे उनकी टीमें निकल गईं। दोनों युवक अभी भी एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो उन्होंने अपने पीछे हुए परिवर्तन पर ध्यान ही न दिया हो। अर्नोल्ड ने कमान संभाली, उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी और उसका विशाल शरीर हवा में उछल रहा था। उसकी मांसपेशियां हिल रही थीं, उसकी कमीज ऐसे फट रही थी मानो वह लचीले कपड़े की नहीं बल्कि कांच की बनी हो। चाहे उसकी चौड़ी पीठ हो या छाती, उस पर धारियां थीं जो अंदर तक हिल जाती थीं। उसने अपनी विशाल हथेलियां हवा में उठाईं, मानो उसके चारों ओर सार्वभौमिक शक्ति घूम रही हो। एक क्षण में सब कुछ सामान्य लगने लगा। अगले ही क्षण ऊर्जा की एक विशाल हथेली अचानक प्रकट हुई, जो इतनी गति से नीचे की ओर झूल रही थी कि लहर की ओर आने वाली सभी चीजें चकनाचूर हो सकती थीं। अर्नोल्ड के सामने एक युवती भी हवा में उछल पड़ी थी। जॉयस का आभामंडल खिल उठा, उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां उसके शरीर से सट गईं और फिर धधकते उल्कापिंडों की तरह बाहर निकल आईं। पहले तो उन पर लिपटी ऊर्जाएं उन मुट्ठियों के आकार के बराबर ही थीं जिनसे वे निकली थीं, लेकिन पलक झपकते ही उनका आकार बढ़कर अर्नोल्ड की हथेली के बराबर हो गया। धमाका, 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 धमाका। एक पल में 200 मीटर से भी ऊंची उठी एक लहर टूट गई। 2 छेद, एक हथेली के आकार का और दूसरा मुट्ठी के आकार का, टूटकर सैकड़ों मांसाहारी मछलियों को बहा ले गए। उसी क्षण लियोनेल और कैरोलस दोनों ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। दोनों ने एक दूसरे से नजरें नहीं हटाईं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन्हें दोनों छेदों के दूसरी तरफ नीली वेल दिखाई दे रही हो। कैरोलस की हथेली के चारों ओर जगह बिखर गई, जबकि लियोनेल की हथेली के सामने पारदर्शी सोने के क्रिस्टल की एक विशाल ढाल बन गई।
एक क्षण के लिए संसार पुनर्तः शांत हो गया, उसके बाद एक धूसर काले रंग की किरण और एक चमकदार सफेद सोने की लेजर किरण ने सब कुछ चीर दिया। नीली वेल जो एक और लहर आगे भेजने के इरादे से फिर से आसमान में उठी थी, हवा में जम गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो, दुनिया मानो सन्नाटे में आ गई हो। लेकिन फिर ऐसा हुआ। ब्लू वेल के शरीर में दो बड़े बड़े खून से लथपथ छेद हो गए थे। पलक झपकते ही उसका 99% सिर कट गया था और सिर्फ मांस और खून की एक पतली परत बची थी, जो लियोनेल और कैरोलस के हमले के बीच की दूरी थी। टकराना। नीली वेल वापस समुद्र में गिर गई, जिससे समुद्र की सतह लाल हो गई। आज जून 2022 के लिए केवल 2 अध्याय। शुरुआत। नीली वेल की लाश के कारण एक और विशाल लहर ऊपर की ओर उठी। हालांकि 16 पुरुष और महिलाएं बहुत पहले से ही तैयार थे और अर्नोल्ड और जॉयस द्वारा बनाए गए छेदों से निकलकर काले पानी के अगले आने वाले पर्दे का सामना करने के लिए तैयार थे। ड्रेक ने पानी की सतह पर उतरते ही 2 पिस्तौलें निकालीं, उनके पैरों के तलवों पर फोर्स की एक परत जमी हुई थी। जब उसने उन्हें ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जिससे उस नौसिखिए में पहले कभी न देखा गया आत्मविश्वास झलक रहा था। शू शू शू। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगीं, जिससे ट्रिगर के हर दबाव के साथ एक और गोला बाहर की ओर चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके कब्जे में हो। उसका हर एक निशाना बिना चूके किसी मांसाहारी मछली के माथे पर जा लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे काले पानी में कितनी गहराई में छिपी हैं, न ही इससे कोई फर्क पड़ता था कि उनकी छवियां विकृत हो रही हैं। ड्रेक इन सब से बच नहीं सकता था। बाकी 7 भी उसके साथ नीचे उतर आए। इस बार मिलान ने कमान संभाली, उसके सीने की गहराई से एक गहरी सिसकारी निकली। तुम्हें लगता है कि तुम लहर में एक ही छेद करके अपना काम तमाम कर सकते हो, अर्नोल्ड? हाँ। मिलन की गहरी गड़गड़ाहट भरी आवाज ने उसके पैरों तले की लहरों को हिला दिया, उसकी शक्ति अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई। वह और उसके पीछे का समूह डूबने लगा, क्योंकि गहरा पानी धीरे धीरे किनारे की ओर धकेला जा रहा था। टकराना। उसी क्षण चांदी का एक विशाल ऊर्जा कवच फूट पड़ा, जिसके केंद्र में मिलान का शरीर था। पहले तो यह मुश्किल से 1.8 मीटर ऊंचा था, लेकिन अगले ही पल ये 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा और चौड़ा हो गया, जिससे दूसरी आने वाली लहर बौनी पड़ गई। बैंग बैंग। काले पानी की दीवार पूरी तरह से पत्थरों से बनी हुई थी, जो मिलान की ऊर्जा ढाल से टकरा रही थी और इतनी ताकत से परावर्तित हो रही थी कि पीछे हटने वाली दिशा में सुनामी का निर्माण हो रहा था। पलक झपकते ही ऊर्जा कवच गायब हो गया और चंद्र युवक भी आगे की ओर बढ़े और मिलान की ओर मुस्कुराते हुए मानो उसे धन्यवाद दे रहे हों। मैं तुम में से किसी भी सुंदरी के साथ डेट पर जाने को तैयार हूं, बदले में, मिलान ने शोरगुल के बीच से पुकारा। जॉयस ने नाक भान सिकोड़ी, तुम हम में से किसी के लिए भी बहुत छोटे हो। ये शब्द निकलते ही मिलन की पीठ से जोरदार हंसी की आवाज आए। राज और बाकी लोग लगभग हाँफ रहे थे। मिलान बिल्कुल नाटा तो नहीं था, लेकिन उसकी लंबाई 6 फुट से थोड़ी कम थी। कद काठी के हिसाब से वह जितना प्रतिभाशाली था, उससे कहीं ज्यादा गठीला था। इस वजह से वह आक्रामक लाइन के केंद्र में कमान संभालने के लिए एकदम सही कद काठी का था। लेकिन सोचिए, उसे इस तरह नीची नजर से देखा जाएगा। एक और युवती, जिसका नाम ओलिना था, ने मिलान की तरफ आंख मारी, साफ तौर पर इस मामले में जॉयस का पक्ष ले रही थी। उसकी हल्की सी हंसी मिलान के दिल में उतर गई, जिससे वह टूटकर बिखर गया। बस उसे एक आंसू की कमी महसूस हुई जो उसके चेहरे पर बह रहा था। अरे, मिलन दहाड़ा, मैं तुम्हें एक छोटे राजा की सारी ताकत दिखा दूंगा। पहले आगे बढ़ो, जॉयस ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि वे दोनों 50 मीटर की दूरी पर थे। हर बार जब उसकी मुट्ठी चमकती, तो पानी की सतह पर एक गहरा गड्ढा बन जाता, जो नीचे की मछलियों को चूर्ण चूर्ण कर देता। इसके तुरंत बाद उफनते काले पानी का एक भंवर बन जाता। नतीजा ये होता कि समुद्र की सतह हर पल और भी अस्थिर होती जाती। मिलान में आई सुनामी ने पीछे की ओर लौटना शुरू कर दिया, लेकिन 16 का समूह पूरी तरह से अविचलित था। उनका तालमेल प्रत्येक आदान प्रदान के साथ बढ़ता ही जा रहा था। ओलिना के नाजुक पैर पानी की सतह पर पड़े। पलक झपकते ही उसके चारों ओर कई सर्पिलाकार पानी के भाले बन गए। फिर भी वे इतनी स्पष्टता से प्रतिबिंबित हो रहे थे कि मानो वे काले कांच की पॉलिश की हुई कलाकृतियां हों। हालांकि वे जितने सुंदर थे, उससे भी ज्यादा घातक थे। ये भाले आगे की ओर उछले और मांसाहारी मछलियों को छलनी कर दिया। दरअसल हर भाला कम से कम 2 या 3 मछलियों की जान ले रहा था।
हालांकि जॉयस की मुट्ठियों जितनी विनाशकारी नहीं, पर वे कहीं ज्यादा तेज थे और चारों ओर अनगिनत भाले थे। जब ऐसा लग रहा था कि सुनामी उन्हें मिटाने के लिए वापस आएगी, ओलिना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे लहरों का पानी वहीं रुक गया। अंदर की मछलियां कराहने और तड़पने लगीं। अचानक उन्हें अंदर हिलने डुलने में दिक्कत होने लगी। फिर एक ऐसी हरकत में जिसे केवल सहज ही कहा जा सकता है, ओलिना ने अपनी हथेली को कसकर बंद कर लिया। न खून का कोई विस्फोट हुआ, न कोई चौंकाने वाली चीख। बस अचानक एक खाली सी आवाज आए। दांतों की एक कटकटाहट, जिसकी उन्हें आदत हो गई थी, ये जानते हुए कि वह मांसाहारी मछली से आ रही है, गायब हो गई। अगर ऊपर से गड़गड़ाहट और युद्धभूमि पर धीरे धीरे शुरू हो रही बारिश न होती, तो सन्नाटा गहरा जाता। मिलन की दहाड़ इस दृश्य को देखकर रुक गई जब वह ओलिना के पीछे का दृश्य देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सदमे में डूब गया हो। उसने अपने होंठ भींच लिए, मानो कुछ और कहने से डर रहा हो। कम से कम ऐसा ही लग रहा था उसके सिकुड़े हुए होठों से सीटी बजने से पहले। अरे लंबी सुंदरी, मेरा इंतजार करो, मिलन ने अचानक आगे बढ़ते हुए कहा। उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी इच्छित ऊंचाई तक पहुंच गया हूं, राज ने पुकारा। और तुमने वह गलती कर दी है जो उसने नहीं की, मिलान ने बिना पीछे देखे डांटा। समूह एक साथ आगे बढ़ गया, उनकी गति बढ़ती ही जा रही थी, मानो वे अभी शुरुआत ही कर रहे हों। इस समय तक उनके प्रदर्शन ने असेंशन साम्राज्य की सेना का मनोबल काफी बढ़ा दिया था। सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने आए युवाओं का भी हौसला बढ़ा था। तट की रक्षा के लिए 100 किलोमीटर से अधिक लंबाई थी, इसलिए यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं थी कि लियोनेल के भाइयों और इन चंद्रमा युवकों जैसी ही वीरता दिखाने वाले कई अन्य समूह भी थे। हालांकि जब बारिश धीरे धीरे बूंदाबांदी से बढ़कर तूफान में बदल गई और अंततः मूसलाधार बारिश में बदल गई, जिससे अपने से 1 मीटर आगे तक देखना भी मुश्किल हो गया, तो ये बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया कि यह तो बस शुरुआत थी। लियोनेल और कैरोलस अब भी एक दूसरे के सामने खड़े थे, उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो मूसलाधार बारिश उन्हें रोक नहीं पा रही थी, न ही उनके कपड़ों के किनारे को छू पा रही थी। एक नाजुक सी दीवार ने दोनों को घेर रखा था। लियोनेल का चेहरा सुनहरी रोशनी के प्रभामंडल जैसा लग रहा था, जबकि कैरोलस का चेहरा धूसर काली बिजली की चमक जैसा लग रहा था, जो असल में अंतरिक्ष का टूटा हुआ कांच था। फिलहाल जो भी मछलियां आई थीं, वे चौथे आयाम में मुश्किल से ही बी ग्रेड की थीं, और वह भी तभी जब ब्लू व्हेल भी समीकरण का हिस्सा होती। जहां तक मांसाहारी मछलियों की बात है, तो वे ज्यादा से ज्यादा डी ग्रेड की थीं। वर्तमान लियोनेल के लिए, और जाहिर तौर पर कैरोलस के लिए भी, चौथे आयाम में एसएसएस स्तर का अस्तित्व भी बच्चों का खेल होगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि लियोनेल को जो बात दिलचस्प लगी, वह ये थी कि नीली वेल का ऊर्जा स्रोत वास्तव में उनके पास नहीं आया था। हालांकि लियोनेल युद्ध के मैदान पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह ध्यान दे रहा था। उसने आसानी से देख लिया था कि नीली वेल जो रोशनी की धारा बन गई थी, वह डूब गई थी। इससे ये बताना असंभव हो गया कि समुद्री जीव पर अंतिम प्रहार लियोनेल ने किया था या कैरोलस ने। उस समय जब बारिश अपने चरम पर पहुंच रही थी, पानी में पानी के कई गुंबद बनने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कई झरने बन रहे हों, लेकिन किसी में भी गिरने के लिए कोई खड़ी चट्टान नहीं थी। ये गुंबद लगातार ऊपर उठते जा रहे थे, और ऊपर से पानी की बड़ी बड़ी धारें गिर रही थीं। लियोनेल की नज़र कैरोलस से हटकर पानी के इन गुंबदों पर पड़ी। पलक झपकते ही कई दर्जन बन गए, जल्द ही सैकड़ों हो गए। कमजोर समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति यही सोचता कि यह किसी प्रकार की सर्वनाशकारी क्षमता है, लेकिन लियोनेल ने तुरंत सब कुछ भांप लिया। पानी के वे सभी गुंबद असंभव आकार के विशाल जीव थे, और वे सब एक साथ आए थे। मानो लियोनेल के विचारों से पुष्टिकरण प्रेरित हुआ हो, पहली बड़ी सफेद डिस्क बन गई। अंधेरे तूफान के बीच उन अशक्त जीवों की सफेद पुतलियां चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश स्तंभों की तरह चमक रही थीं। हर एक अपने आप में 5 मीटर ऊंचा था। अगर उनकी आंखें इतनी विशाल थीं, तो उनके शरीर कितने विशाल थे, ये बताने की जरूरत ही नहीं थी। चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं। लियोनेल के होंठ सिकुड़ गए। और अगर मैं अभी बाहर नहीं गया, तो इस लालची जानवर से ऊर्जा कैसे चुराऊंगा? सोने के क्रिस्टल की डिस्क अभी भी लियोनेल के हाथ में घूम रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह अपवर्तक सोना था। अब जब लियोनेल 5वें आयाम में था, तो चौथे आयाम में अपने शरीर की नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए अयस्कों को प्रकट करना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था।
इसके जरिए वह प्रकाश की एक हल्की सी झिलमिलाहट को एक ऐसी किरण में बदल सकता था जो एक विचार से ही किसी विशालकाय जीव को नष्ट कर सकती थी, जिससे वह अपनी स्नाइपर राइफल की अवधारणा को और भी ज्यादा लचीलेपन से इस्तेमाल कर सकता था। कैरोलस की ओर एक नजर डालकर लियोनेल ने उस पर मुस्कुराहट छोड़ी और फिर वे दोनों भाग गए। लियोनेल हवा में ऊपर उठा, उसके विचारों से धरती की परतें उभरने लगीं। जहां तक कैरोलस की बात है, उसने भी हवा में कदम रखा। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कदमों से अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश में चढ़ने के लिए अंतरिक्ष पर ही कदम रख रहा हो। ये दृश्य उसकी अंतरिक्षीय आत्मीयता पर उसके नियंत्रण की गहराई को दर्शाता था। जिस समय ये दोनों आगे बढ़े, उसी समय कई और लोग भी आगे बढ़े जो खुद को उसी स्तर का समझते थे। इनमें जेसिका और नोआ भी शामिल थे। हालांकि लियोनेल इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वह असल में देखना चाहता था कि उसका सामना किस तरह के प्राणी से है। अंततः जीवों के सिर पूरी तरह से ऊपर उठ गए, उनकी खोपड़ियों से आखिरी पानी गिरने लगा, जिससे विशालकाय स्क्विड प्रकट हुए, जिनके सिर बल्बनुमा थे और जो गुलाबी से बैंगनी रंग के विभिन्न रंगों में चमक रहे थे। लियोनेल की नजरें चमक उठी, उसके चारों ओर रिफ्रैक्टिव गोल्ड की कई प्लेटें दिखाई दी, कुल मिलाकर 9। एक भी प्लेट 1 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन उनमें से एक ही प्लेट से इतनी जबरदस्त जानलेवा आभा निकल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि लियोनेल के आसपास के सभी लोग जितना हो सके पीछे हट जाएं। इस तरह लियोनेल आसमान में खड़ा था, अपनी धरती की प्लेट को काले सर्फबोर्ड से बदल रहा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, मानो मूसलाधार बारिश उसे अपने चारों ओर लपेट रही हो, उसके कपड़ों के 1 इंच हिस्से को भी नहीं छू रही हो। उसका एक हाथ उसकी जेबों में था, जबकि दूसरा बाहर की ओर फैला हुआ था, जिससे अपवर्तक सोने की 9 ढालें उसके सामने एक वृत्त में घूम रही थीं। शू! उसी क्षण सुनहरी रोशनी की एक किरण आसमान को चीरती हुई एक विशालकाय स्क्विड के सिर को भेदती हुई निकली। उस जीव के विशाल आकार के सामने वह किसी इंसान को चुभती सुई जैसा लग रहा था। और फिर भी विशालकाय स्क्विड की आंखें धुंधली पड़ने लगीं। जो कभी लाइटहाउस जैसी चमकदार नजर थी, वह धुंधली पड़ गई और जीव धीरे धीरे गिरने लगा। हालांकि अंधेरे पानी में गिरने से पहले ही वह प्रकाश के कणों में बदल गया। लियोनेल को इस बदलाव का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसकी 9 अपवर्तक स्वर्ण ढालें एक बार घूमी। नतीजा ये हुआ कि सोने की एक और किरण आगे की ओर तेजी से फैल गई। हर चक्कर के साथ एक और विशालकाय स्क्विड गिरता हुआ दिखाई देता। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हमला करने का मौका ही नहीं मिला और फिर उन्हें मार गिराया गया। मानो किसी मानव मशीन गन की तरह लियोनेल आसमान में उड़ रहा था। उसकी हर हरकत एक और जीवन का संचार कर रही थी। इस समय कैरोलस का होंठ भी फड़क रहा था। अभी 1 ही मिनट बीता था कि लियोनेल ने 60 से ज्यादा विशालकाय स्क्विड मार गिराए थे। आखिर ये कैसी प्रतियोगिता थी? वह समझ सकता था कि लियोनेल इसे कितना आसान बना रहा था, क्योंकि वह उनके क्रिस्टल को ठीक से ढूंढ रहा था और एक ही वार में उन्हें चकनाचूर कर रहा था। लेकिन अगर इतने विशाल शरीर में ऐसी चीज ढूंढना इतना आसान होता, तो क्या हर कोई ऐसा नहीं करता? आकाश चतुर्थ आयामी बल से इतना संतृप्त हो गया कि इसने काले होते बादलों को यह विश्वास दिलाने पर मजबूर कर दिया कि अब एक बार फिर दिन का समय हो गया है। तभी लियोनेल ने एक चमकती हुई चांदी की गोली निकाली, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। कौन जीतेगा, चांदी की गोली या तुम? जागृत परिणाम लियोनेल की उम्मीदों से परे था। हालांकि उसे उम्मीद थी कि चांदी की गोली जीतेगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि नतीजा इतना बड़ा चढ़ाकर होगा। विकलांगों की शक्ति की तो बात ही छोड़िए, उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी शक्तियां अचानक उसकी ओर उमड़ पड़ी हों। दरअसल उसे लगा कि जिस तरह इस रहस्यमयी जीव ने किसी तरह ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने की क्षमता हासिल कर ली है, उसी तरह ये गोली भी दूसरों द्वारा मारे गए विकलांगों की शक्ति को छीन सकती है। अच्छा ऐसा है। थोड़ा सचेत होकर सोचने पर ऐसा लगा जैसे गोली लियोनेल की इच्छाओं के अनुसार प्रतिक्रिया दे रही हो और केवल उन स्क्विड्स द्वारा प्रदान की गई शक्ति को छीन रही हो जिन्हें उसने हराया था। अपनी गति के कारण उसे दूसरों से छीनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। परिणाम खुद ही सब कुछ बयां कर रहे थे। लियोनेल हवा में हर कदम बढ़ाता, एक और विशालकाय स्क्विड नीचे गिरता और उसे एक पल के लिए भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिलता। नीचे से उसके साथियों ने अपना सिर हिलाया। क्या दिखावा है? देखो मेरी लंबी हसीनाएं कैप को कितनी चमकती आंखों से देख रही हैं। इसे तो भेदभाव ही कहना चाहिए। मिलन ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा ही चली गई हो। उन्होंने अपनी ऊर्जा ढालों का उपयोग करना जारी रखा ताकि ड्रेक एक ही सांस में बड़ी संख्या में मछलियों को पानी से बाहर निकाल सके।
अदानी ग्रीन के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक। जैसे ही उन्होंने एक पंख पर टैग टीम बनाए, जोएल और गिल ने एक और पंख पर टैग टीम बनाए। गिल ने बिजली के आग छोड़े, जिससे मछलियों के बड़े बड़े समूह तब तक झटके खाते रहे जब तक वे जम नहीं गए। इसके बाद जोएल ने अपने परशु से प्रहार किए और अपनी घातक ब्लेड क्यूई से उन्हें मार गिराया। अपने आसपास ज्यादा जमीन न होने के कारण खुले पानी में कदम रखते ही राज की ताकत में शायद सबसे ज्यादा कमी आई होगी, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके चारों ओर धातु की ढेर सारी छीलने लटकी हुई थीं, मानो धातु की रेत हो। सोचते ही लगता था कि यह काली रेत जमकर ड्रिल बिट्स बन जाएगी, यहां तक कि इतनी सख्त हो जाएगी कि हीरे की तरह चमक उठेगी। राज की मिट्टी की कठोरता को नियंत्रित करने की कुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। वह परिस्थिति के अनुसार मिट्टी की गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकता था, यहां तक कि अब वह इन सूक्ष्म कणों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए नियंत्रित कर सकता था। हालांकि उसकी हर हरकत के साथ उसकी चर्बी हिलती थी, फिर भी हर हरकत उद्देश्यपूर्ण और शक्तिशाली थी। उसकी बांह के एक झटके से कई टन चमकते हीरे निकलते थे, जो उसके रास्ते में आने वाली मछलियों को बिना किसी रोक टोक के कुचल देते थे। अर्नोल्ड की हरकतें तो और भी ज्यादा दबंग थीं। जहां जॉयस अपने हर भूसे से भंवर छोड़ रही थी, वहीं उसने खाइयां छोड़ दी जो समुद्र को दो हिस्सों में बांट रही थीं। समुद्री जीवों को चक्की में पिसना पड़ रहा था, लेकिन वे लगातार और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। जल्द ही एस और एसएस श्रेणी के चतुर्थ आयामी जीवों की संख्या 1000 में 1 से बढ़कर 100 में 1 हो गई। अंततः ये 50 में 1 हो गई। जब बात इस मुकाम पर पहुंची तो 16 लोगों का समूह अब पूरी तरह से बेपरवाह होकर आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसे शक्तिशाली जीवों से एक बार भी घिर जाना मौत की सजा के बराबर होता। हालांकि उनमें से कई 5वें आयाम के जीवों से भी मुकाबला करने में सक्षम थे, लेकिन इस मुकाम तक पहुंची लड़ाई का मतलब था कि असली चुनौती आने वाली थी। लियोनेल ने अपने साथियों से कभी भी अपनी चेतना पूरी तरह से हटाई नहीं थी, लेकिन वह उनका साथ देने भी नहीं गया था। हालांकि वह इन एसएस और एसएसएस श्रेणी के विशाल स्क्विड को एक के बाद एक खत्म कर रहा था, लेकिन वह उनके लिए बस इतना ही कर रहा था। अगर वे अपनी सीमा के बिल्कुल अंत तक नहीं पहुंचते तो वे हड्डी जलाने वाले गुलाब को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाते। लियोनेल ने फिर से टैबलेट की तरफ देखा और अपनी इंद्रियों को उसमें झोंक दिया। अब तक उसने कुछ ही मिनटों में 200 से ज्यादा विशालकाय स्क्विड मार गिराए थे। इस वजह से उस पर नजरें कम नहीं थीं, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। यूनिट 7 क्रूजर पर एडमिरल एली खास तौर पर अवाक थे। उनकी यूनिट को अभी तक कुछ भी करने का मौका नहीं मिला था। वे बस बीच बीच में चिल्लाकर कह पाते थे, रुको। ये कहना जरूरी है कि ये क्रूजर तृतीय आयामी तकनीक पर काम नहीं करते थे, बल्कि ये शील्ड क्रॉस स्टॉज एयरशिप के मलबे का अध्ययन करने के बाद बनाए गए डिजाइन थे और फोर्स क्रिस्टल से संचालित होते थे। पृथ्वी के नवाचार को सचमुच कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आने वाले 5वें आयाम के अपरिहार्य जीवों से निपटने का आत्मविश्वास इन क्रूजरों के दम पर था। हालांकि लियोनेल के लिए ये खजानों की बहुत बड़ी बर्बादी थी। पृथ्वी, चाहे उन्होंने कितनी भी तैयारी की हो, उचित बल शिल्पियों का अभाव था। कौशल की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रूर बल का प्रयोग किया। उन्होंने एक क्रूजर में जितने संसाधन डाले थे, उससे 5वें आयाम के अस्तित्व का सामना करने वाले क्रूजर की तो बात ही छोड़िए, लियोनेल एक ऐसा क्रूजर बना सकता था जो 6ठे आयाम के अस्तित्व को लगभग मिटा सकता था। हालांकि लियोनेल को लगा कि यह मामला उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। अगर उसके दादाजी ने सचमुच इस पल के लिए सब कुछ योजनाबद्ध किया था और किसी तरह 6ठे आयाम के परिवार की एक महिला को पत्नी के रूप में लेने में भी कामयाब रहे थे, तो क्या ये सच हो सकता है कि उन्हें फोर्स क्राफ्टर्स की एक टुकड़ी को प्रशिक्षित करना नहीं आता था? लियोनेल को ऐसा महसूस हुआ कि हर बार जब वह पृथ्वी और अपने दादा को समझेगा तो वह रहस्य की एक और परत को उजागर कर देगा। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। उसने जो 200 से अधिक विशालकाय स्क्विड मारे थे, उनमें इतनी शक्ति एकत्रित हो गई थी कि वह टैबलेट से किसी को जगा सकता था। हालांकि ऐसा लगता है कि यह सिर्फ उस व्यक्ति को जगाने के लिए काफी है जो मरा नहीं है। अगर मैं जोन में मरे किसी व्यक्ति को जगाना चाहता हूं तो इसके लिए। लियोनेल की खुशी का पारा चढ़ गया। उसे लग रहा था कि एक मरे हुए साथी को जगाने के लिए उसे अब तक जमा की गई ताकत से 500 से 1000 गुना ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह व्यक्ति तो बस एक सामान्य सैनिक ही होगा। अगर वह अपने अच्छे दोस्त रोलन जैसी प्रतिभा को जगाना चाहता था तो उसे अपनी मौजूदा क्षमता से 10,000 गुना ज्यादा की जरूरत होती।
प्यो स्पीडस्टर नॉर्मन जैसी उत्कृष्ट प्रतिभा के लिए उसे लगभग 1 लाख गुना ज्यादा की जरूरत होती। लियोनेल ने एक लंबी सांस छोड़ी जब उसका सिर अचानक एक विशेष दिशा में घूम गया। क्रिम्सन लाइटनिंग। लियोनेल को अचानक एक तेज उछाल का एहसास हुआ। वह तुरंत समझ गया कि यह आभा उस शक्ति को छीनने की पूरी कोशिश कर रही है जिसे उसने छीन लिया था। लेकिन अचानक हुए इस बदलाव ने उस जगह की ओर एक रेखा बना दी जहां से यह खिंचाव आ रहा था, और वह स्पष्ट हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के लियोनेल दूर तक उड़ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह क्षितिज पार कर तूफान में गायब हो गया। कैप्टन जोएल ने लियोनेल को वापस बुलाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुरंत उसकी भौहें तन गईं। धिक्कार है। कैरोलस भी हवा में रुक गया। उसके पैरों के नीचे जगह टूट फूट गई, जिससे उसके नीचे का विशालकाय स्क्विड मानो कांच का बना हो, चकनाचूर हो गया। उसकी मारक क्षमता पर कोई सवाल नहीं था। शायद अगर वह लियोनेल की तरह लंबी दूरी के हमले उतनी आसानी से नहीं कर पाता, तो वह अपनी प्रतिस्पर्धा में इतना पीछे न रह जाता। लेकिन वह भी लियोनेल की हरकतों पर भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। यहां एक भी ऐसा नहीं था जो यह न सोचता हो कि लियोनेल बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहा है। इस बेसिन को जिस तरह से बनाया गया था और क्रूजर और सुरक्षा बल इस तरह से तैनात किए गए थे, उसके पीछे एक वजह थी। इस जगह को छोड़ना मौत की सजा के बराबर था। जीवों को फनल में डालने के लिए बेसिन के बिना उन समुद्री जीवों को अब भीड़भाड़ से जूझना नहीं पड़ता था। हालांकि ये तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। सबसे खतरनाक जगह वह चोक पॉइंट था जहां बेसिन शुरू होता था। यहीं पर इन जीवों को एहसास हुआ कि समुद्र अब उतना चौड़ा और अंतहीन नहीं रहा और उन्हें फनल में डालना शुरू कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि शक्तिशाली समुद्री जानवरों का एक बड़ा समूह बाहर फंस गया और आक्रमण करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उन प्राणियों के लिए लियोनेल का रूप पतंगे के लिए ज्वाला के समान था। शुरुआत में ये जीव छोटे थे और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, ये धीरे धीरे बड़े होते गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन छोटे जीवों के लिए आसानी से निकल जाना आसान था और असली विशालकाय जीव बाहर ही फंस जाते थे। लियोनेल अपनी जान पर खेल रहा था। इन जीवों के लिए कई किलोमीटर ऊपर हवा में कूदना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, और उनमें से कई तो ऐसे प्रतिभाशाली जीव थे जिनमें उड़ने की क्षमता होती थी, लियोनेल और कैरोलस की तरह ही। वह सचमुच मौत के फन पर नाच रहा था। उद्धरण ... उसे जरूर इसका एहसास हुआ होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन मैं जल्दी से लॉक नहीं कर पाया। लगता है उसकी इंद्रियां मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। कैरोलस ने इसलिए भौहें चढ़ाईं क्योंकि लियोनेल ने उससे बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि इसलिए कि उसे भी इस तरह के जीवों के समुद्र में उतरने का भरोसा नहीं था, कम से कम तब तक नहीं जब तक वह 5वें आयाम तक नहीं पहुंच गया और उसकी क्षमता पर लगे प्रतिबंध ढीले नहीं हो गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे जल्दी अंदर जाना है। उसके पिता ने उसे बताया था कि पृथ्वी पर जल्द ही एक और युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल उनके दुश्मन शायद पहले ही आक्रमण कर चुके होंगे। वह देर नहीं कर सकता था। अल्पविराम। लियोनेल आगे बढ़ता रहा। दरअसल उसने जोएल की पुकार सुनी थी, लेकिन सच कहूं तो सभी उसे कमतर आंक रहे थे। अपनी इंद्रियों से वह अपनी आंतरिक दृष्टि से सैकड़ों किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता था। चेतावनी की बात तो दूर, वह आगे के खतरे को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से देख सकता था। उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन अगर वह इस जीव को मार सके तो वह पृथ्वी की सारी समस्याओं का एक ही झटके में समाधान कर सकता था। वह भी जानता था कि क्षितिज पर युद्ध मंडरा रहा है। वे इस तरह अपना ध्यान बटा नहीं सकते थे जैसे अभी बटा हुआ है। एक और ये योद्धाओं को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा तरीका था, लेकिन दूसरी ओर अगर यह बहुत लंबा चला, खासकर तट पर लड़ने वालों के लिए जो इनवेलिड्स द्वारा छोड़े गए बल को अवशोषित करने में सक्षम नहीं थे, तो यह सकारात्मक होने के बजाय नुकसानदेह होगा। लियोनेल की अपवर्तक स्वर्ण ढालें उड़ते हुए लगातार घूम रही थीं। बड़े ऑक्टोपस जैसे हाथ और उड़ती हुई तलवार मछलियां उसे आसमान से नीचे गिराकर चुरा घोंपने के लिए होड़ कर रही थीं, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से उन्हें चकमा दे दिया और एक ही सुनहरी किरण फेंककर उन सबको मार गिराया। पहले तो ये सुनहरी चमकें ही उन लोगों को बता रही थी जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत जल्द वह इतनी दूर चला गया कि उन तक चकाचौंध कर देने वाली रोशनियां भी नहीं पहुंच पा रही थीं। बारिश और अंधेरे में देखना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही लियोनेल ने आसमान में रास्ता बनाया और सिल्वर टैबलेट को अपने अर्जित बल को निगलने दिया, जीव और भी शक्तिशाली होते गए।
पहला अर्ध पांचवें आयाम का प्राणी प्रकट हुआ और उसकी आभा दूसरों पर भारी पड़ती हुई प्रतीत हुई। शार्क पानी में खतरनाक तरीके से बैठी थी, उसके आसपास के 10 मीटर के दायरे में कोई और जीव नहीं था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और असल में वह पहली शार्क थी जो गैर अक्षम लियोनेल के सामने आई थी। खून से सनी बिजली जैसी चिंगारियां उसके पंख के चारों ओर घूम रही थीं। बीच बीच में एक चिंगारी उसके आसपास के काले पानी को रोशन कर देती, जिससे एक चिलचिलाती धुंध छा जाती जो तुरंत हवा में गायब हो जाती। लियोनेल ने इस जीव पर बस गोली चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने यह अजीब संक्षारक बिजली देखी तो उसकी दिलचस्पी जाग उठी। उसने सोचा कि अगर गिल इस शार्क के बीस्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल करे तो क्या वह अपनी बिजली विकसित कर पाएगा। हालांकि गिल एक स्पीडस्टर था, लेकिन चूंकि यह तत्व आधारित था इसलिए उसे बिजली के प्रति लगाव भी हो गया। अभी गिल केवल सामान्य प्राकृतिक बिजली बल का ही उपयोग कर रहा था, लेकिन लियोनेल के अनुमान के अनुसार ये रक्त लाल बिजली बिजली के मौलिक बलों में कम से कम शीर्ष 100 में थी। और तो और मुझे सबके खाने के लिए कुछ बढ़िया मांस भी इकट्ठा करना है। मैं इन जीवों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लियोनेल ने फैसला करते हुए हाथ उठाया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने हाथ उठाया, शार्क की भयावह निगाहें गायब हो गईं और वह दुम घुमाकर भाग गई। आकार लियोनेल एक पल के लिए चौंका, फिर उसकी हंसी फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि इस जानवर को पहले ही एहसास हो गया था कि अब उसके पास भागने का कोई मौका नहीं है। बदकिस्मती से उसके पास भागने का भी कोई मौका नहीं था। लियोनेल नीचे की ओर उछला और आसपास के विशाल ऑक्टोपस और स्क्विड की कई चूषण कप जैसी भुजाओं के बीच से निकल गया। गहरे काले रंग का सर्फबोर्ड पानी की सतह को छूता हुआ शार्क के पीछे दौड़ा। हालांकि ये भागते हुए कि उसका पीछा किया जा रहा है, शार्क समुद्र में कूद पड़ी और नीचे की ओर गोता लगाते हुए दूर तैरती रही। लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं, लेकिन वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूद पड़ा। हालांकि वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसने अपनी हथेलियां आगे की ओर दबाईं, जिससे चौथे आयाम के तारे के केंद्र की 4 त्रिकोणीय चादरें बन गईं। वे आपस में दब गईं, जिससे एक आधारहीन प्रिज्म बन गया और लियोनेल को समुद्र में छेद करने में मदद मिली। यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसके ठीक पीछे एक हवा का घेरा बन गया, जिससे लियोनेल अछूता रह गया। उसी समय अपवर्तक स्वर्ण की 9 ढालें पानी के दबाव और गति के कारण चकनाचूर हो गईं। दुर्भाग्य से लियोनेल को शुरू में स्वर्ण क्रिस्टल ढाल को लगातार इस्तेमाल करने के बजाय घुमाना पड़ा, क्योंकि उसे हर बार इस्तेमाल के बाद उसकी मरम्मत करनी पड़ती थी। आखिरकार अपवर्तक स्वर्ण एक चतुर्थ आयामी अयस्क था, जबकि लियोनेल की प्रकाश तात्विक शक्ति 5वें आयाम में थी। ये तथ्य कि यह एक किरण से भी बच सकता था, लियोनेल के शिल्प कौशल का प्रमाण था कि उसने सही क्रिस्टल संरचना का चयन किया था। लेकिन अब जब लियोनेल इस तरह आगे बढ़ रहा था, तो उनकी कमजोरी उजागर हो गई थी। इसके अलावा लियोनेल जानता था कि ढालों से पैदा की गई प्रकाश की किरणें इस शार्क को मारने के लिए काफी नहीं होंगी। इसीलिए उसने कोशिश भी नहीं की थी। चौथे आयाम के कैनन चारे से निपटने के लिए ये ठीक था, लेकिन 5वें आयाम के इतने करीब एक प्राणी, विशेष रूप से जो इस तरह से रह रहा था, एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। सौभाग्य से स्टार कोर अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था, जिससे लियोनेल को गति बनाए रखने में मदद मिली। जल्द ही वह शार्क को उस जगह पर पकड़ लिया जहां वे सतह से 100 मीटर नीचे थे। उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया और उसके होठों से एक धीमी दहाड़ निकली। जैसे ही ऐसा हुआ, लियोनेल के शरीर से एक बल का उछाल निकला, जिससे उसके चारों ओर हवा का एक गोला दिखाई देने लगा तथा आसपास का सारा पानी दूर चला गया। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। शार्क अचानक खुद को पानी से बाहर निकली मछली की तरह सांस लेने के लिए बेबस खौफती हुई महसूस करने लगी। वह हवा के गड्ढे से बाहर गिर पड़ी और छटपटाने लगी। प्रतिरोध करने में असमर्थ, वह केवल देख सकता था कि लियोनेल ने उसका सिर उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया। कितना बड़ा शार्क है! शार्क कम से कम 50 मीटर लंबी थी। लियोनेल कोई समुद्री जीव विज्ञानी तो नहीं था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि इस आकार के जीव दुर्लभ ही होते हैं, समुद्र में भी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे अचानक हर जगह दिखाई देने लगे हों। ऐसा लग रहा था कि सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यही था कि यह जानवरों के बढ़ते आयामों का नतीजा था, लेकिन लिटिल ब्लैक स्टार का आकार क्यों नहीं बढ़ा? और इंसान भी बड़े क्यों नहीं हुए? कम से कम इतनी अतिशयोक्ति तो नहीं। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया, शार्क को जल्दी से पकड़ लिया और उसे खंडित घन में जाने दिया, इससे पहले कि पानी की दीवारें फिर से उसके चारों ओर घिर जातीं।
वह तेजी से ऊपर की ओर उछला और उसका स्टार कोर प्रिज्म एक बार फिर आगे बढ़ गया। लियोनेल की नजरें जैसे ही सतह पर पहुंचने वाली थीं, सिकुड़ गईं। उंगलियों के एक झटके से उनका स्टार कोर प्रिज्म टूट गया और पानी का एक तेज बहाव उन्हें कुचलने की धमकी देने लगा। लेकिन वह इसके लिए बहुत पहले से तैयार थे। अपनी मुट्ठियों को भींचकर लियोनेल ने यूनिवर्सल फोर्स के साथ आगे की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग, पानी का स्तंभ चकनाचूर हो गया। उसी समय स्टार कोर के 4 ब्लेड जैसे टुकड़े बाहर निकले और दर्जनों समुद्री जीवों को टुकड़ों में काट डाला। लियोनेल वापस आसमान में उड़ गया। खून की एक बारिश हुई जो जल्द ही उसके चारों ओर मडराते हुए प्रकाश के कणों में बदल गई। लियोनेल ने अपनी हथेली उल्टी जिससे एक बड़ा सा बीस्ट क्रिस्टल प्रकट हुआ। उसके अंदर एक तेज लाल बिजली चमकी जिससे लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। शायद मैंने इस फोर्स को कम आंका। टॉप 100 तो बस एक न्यूनतम संख्या होगी। ये शक्ति उसके लिए कमजोर थी क्योंकि यह अभी भी चौथे आयाम में थी और एक ऐसे जानवर से आई थी जिसे वह आसानी से मार सकता था। लेकिन ऐसा ज्यादातर इसलिए था क्योंकि लियोनेल खुद 5वें आयाम में था। इसका बिजली की असली ताकत से कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार हर शक्ति उसकी स्कारलेट स्टार फोर्स जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकती जो उससे भी ऊपर के आयामों को घायल कर सके। ये तथ्य कि यह बिजली उसकी नजर में आ सकी उसकी ताकत का प्रमाण था। लियोनेल ने सिर हिलाया और बीस्ट क्रिस्टल को एक तरफ रख दिया। भले ही उसने उसे गिल को न दिया हो, फिर भी वह ये नहीं भूला था कि वह यहाँ मुख्यतः पैसा कमाने आया था। जैसा कि कहा गया है, लियोनेल को यह महसूस हुआ कि इस सब को नियंत्रित करने वाले प्राणी का बीस्ट क्रिस्टल कहीं अधिक मूल्यवान होगा। लियोनेल दूर तक एक रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा लेकिन बहुत जल्दी फिर रुक गया। इस बार उसने जो देखा उसे देखकर वह अवाक रह गया। पहाड़ जितना बड़ा एक ऊदबिलाव, एक मगरमच्छ जो नीली व्हेल से भी छोटा लग रहा था, एक काला हंस जो अपनी ऊंचाई से 2 गुना ऊंचा था। स्वॉर्डफिश इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने कई समूह बना लिए थे। एक इंद्रधनुषी शल्क वाला पिरान्हा जिस पर सवार था, एक भूखी मांसाहारी मछली जो देखने में ऐसी लग रही थी मानो उसका अपना एक अलग द्वीप हो। इस तरह की लाइनअप किसी को भी स्तब्ध कर देने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन लियोनेल के लिए तो कुछ बिल्कुल अलग बात थी, जिसके कारण वह अवाक रह गए। ये जीव वाकई बहुत काया है। मैं अभी भी इसके ठिकानों से सैकड़ों मील दूर हूं और फिर भी इसने मेरे पीछे इस तरह का अगुआ भेज दिया है। लियोनेल अब जानता था कि वह जीव उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जा सकता जहां से उसने उसे महसूस किया था, वरना तूफान बिखर जाएगा। ये बात तो समझ में आती थी, लेकिन असल में उसने लियोनेल के जरा भी पास आने का इंतजार नहीं किया ताकि वह प्रकृति के इन शैतानों को उसके पीछे भेज सके। इन प्राणियों के यहाँ पहुंचने का एकमात्र तरीका ये था कि उन्हें उसी क्षण भेज दिया जाता जब उस प्राणी को महसूस होता कि लियोनेल ने उसे जकड़ लिया है। एक बात तो ये थी कि इस प्राणी के लिए लियोनेल की आंतरिक दृष्टि को महसूस करना एक बात थी। लियोनेल जब तीसरे आयाम में था तब भी कोई ऐसा नहीं कर सकता था, और फिर भी इस प्राणी ने ऐसा किया जबकि लियोनेल उस समय 5वें आयाम में था। दूसरी बात, उस जीव की ऐसी प्रतिक्रिया के पीछे सिर्फ 2 ही कारण थे। या तो उसे जोखिम लेने से नफरत थी या फिर वह हद से ज्यादा कायर था। लियोनेल कैसे अवाक रह जाता। मामले को और अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि लियोनेल ने अपने यहाँ रहने के दौरान अभी तक एक भी 5वें आयाम के जानवर का सामना नहीं किया था, लेकिन अब अचानक उसके सामने सैकड़ों जानवर थे जिनमें अनगिनत स्वॉर्डफिश का समूह भी शामिल था। उद्धरण कम से कम वे सभी टिया एक हैं। लियोनेल को बहुत जल्दी यह पता चल गया कि पृथ्वी से प्राप्त टिया एक प्रतिभा का अर्थ उन विश्वों से प्राप्त टिया प्रतिभा से कहीं अलग है जिन पर वह हाल ही में काम कर रहा था। और इस तरह की दुनिया से एक टिया एक प्रतिभा जो एक जानवर भी थी। खैर, यह एक तरह की मौत की सजा थी। ये कहा जा सकता है कि हर कोई पूरी तरह से सही था कि लियोनेल मरने के लिए निकला था। तभी पहाड़ जैसे आकार के ऊदबिलाव ने अचानक अपनी चपटी पूंछ उठाई। उसी क्षण लियोनेल की पुतलियां सिकुड़कर छेदों में बदल गईं। अरे, ऊदबिलाव की पूंछ के हवा के दबाव ने ही लियोनेल को लगभग दूर तक उड़ा दिया। उसे उसी क्षण एहसास हुआ कि उसके आकार का एक टिया एक विशेषज्ञ उस टिया एक विशेषज्ञ से बिल्कुल अलग था जो इतना बड़ा था। इतने बड़े शरीर में इतनी शक्ति होना कई स्तरों पर अश्लील था। और इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि वे अपनी प्रजाति के अन्य जानवरों की तुलना में कितने अधिक प्रतिभाशाली थे। टकराना, ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक 50 मीटर व्यास वाला फ्राइंग पैन पानी की सतह पर पटक दिया हो। लहरें तुरंत आसमान में उठ खड़ी हुई। जो भी अंधेरा पहले से था वह और भी गहरे कालेपन में डूब गया।
जहां पहले आसमान में बिजली चमकने के कारण रंगों की चमक थी, वहीं इस पल मानो लियोनेल किसी खाई में गिर पड़ा हो। अधिकांश लोगों को पानी हानिरहित लगता था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह सामान्यतः उसी अवस्था में पाया जाता था। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि पानी का अपना वजन होता है और सही परिस्थितियों में ये बहुत आसानी से दुनिया के सबसे खतरनाक पदार्थों में से एक बन सकता है। लियोनेल ने इस लहर को उससे कुछ अलग नहीं देखा, जिस तरह से एक सामान्य मनुष्य एक भूरे भालू के हथेली के वार को देखता है। बिना किसी हिचकिचाहट के लियोनेल ने तुरंत अपने कांस्य रून सक्रिय कर दिए और अपना चांदी का दिव्य कवच पहन लिया। काले रंग के नीचे प्रतिबिंबित होकर चांदी ने एक गहरा रंग प्राप्त कर लिया, जिसने उसे एक भयावह आभास दिया। जैसे ही उसके छज्जे ने उसकी निगाहें ढकी, लियोनेल के पैरों के नीचे का सर्फबोर्ड गायब हो गया और वह सचमुच हवा में उठ गया। उसका शरीर पलक झपकाकर गायब हो गया, ऊंची लहर के पार और ऊदबिलाव के ऊपर दिखाई दिया। उसके भाले के एक घुमाव के साथ उसकी सार्वभौमिक शक्ति और भाला शक्ति बढ़ गई, और भाले का सुनहरा निशान उसके हेलमेट के माथे के सामने मदराता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले कि लियोनेल ऊदबिलाव का जीवन समाप्त करने का प्रयास कर पाता, उसने महसूस किया कि कई खतरनाक आभाएं उस पर छा गई हैं। लियोनेल मुश्किल से ही कुछ कह पाया जब दर्जनों स्वॉर्डफिश गहरे पानी से बाहर निकली। वे भारी बारिश और अंधेरे के कोहरे को चीरती हुई ब्लेड की तरह निकल रही थीं। वे इतनी तेज थीं कि लियोनेल की आंतरिक दृष्टि उन पर लगभग ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वे समन्वय कर रहे हैं। लियोनेल का काला लकड़ी का भाला तुरंत हिल गया, और जैसे ही उसने अपना रुख बदला, उसके पैर हवा में लहराने लगे। उसने पीछे की ओर एक जोरदार कदम उठाया, जिससे हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसने तुरंत 10 से ज्यादा तीखे वार आगे की ओर किए। देन 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 ओवल। उसके शरीर और तलवार के बीच किसी अजीब सी टक्कर की आवाज गूंजी। लियोनेल ने जल्दी से कई स्वॉर्डफिश को पीछे धकेल दिया और उन्हें अपने कंधे के ऊपर से उड़ते हुए भेज दिया। हालांकि इन सुनियोजित हमलों का जल्द ही रुकने का कोई इरादा नहीं था। लियोनेल ने अभी आखिरी छेद पूरा ही किया था कि उसके सामने एक काला पंख फड़फड़ाता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी आंख के कोने से एक फड़फड़ाते काले पंख को देखा। ज्यादातर परिस्थितियों में यह एक अशुभ संकेत लगता है, और ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे काले हंस को लियोनेल के सामने प्रकट होने के लिए बस अपने पंखों को फड़फड़ाना ही काफी था। उसके पंखों पर एक गहरी, दरांती जैसी ऊर्जा लिपटी हुई थी जो उसके रास्ते में आने वाली हवा को चीर रही थी। लियोनेल को उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ, और जब आखिरकार उसे एहसास हुआ तो उसका पंख उसके गले के सामने था। ठीक उसी क्षण लियोनेल का व्यवहार बदल गया। कुछ ही बार बातचीत करने के बाद उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। न सिर्फ उनकी बुद्धि इंसानों जैसी थी, बल्कि उनकी अपनी अपनी ताकत भी थी जिससे वह कुछ सुन्न सा महसूस कर रहा था। जरा सी भी चूक उसकी जान ले सकती थी। उस स्थिति में गंभीर होने का समय आ गया था। उसके छज्जे के नीचे उसकी अभिव्यक्ति अचानक मौत जैसी ठंडी हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ महसूस करते हुए काला हंस अचानक एक गेंद में बदल गया, छाया में गायब हो गया और दर्जनों मीटर दूर चला गया। ये लिटिल ब्लैक स्टार की क्षमता है। क्या इसकी भी कोई छाया दुनिया है? लियोनेल ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह पहले ही आसमान पार कर चुका था। स्वॉर्डफिश का एक और झुंड उसके सामने आ चुका था। वे पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से आसमान में तेजी से उड़ रहे थे, और इस बार उन्होंने बीवर की पूंछ को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया था। हवा की एक और दीवार ने लियोनेल को दूर तक उड़ा देने की धमकी दी, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। उसके भाले की नोक एक क्षण के लिए कांप उठी। उल्कापिंड प्रभाव। हर बार जब लियोनेल का भाला आगे बढ़ता तो एक और स्वॉर्डफिश चकनाचूर होकर चूर चूर हो जाती। उसके भाले की भेदक शक्ति एक नए स्तर तक बढ़ गई थी, मानो उन्हें अंदर से ही नष्ट किया जा रहा हो। तभी विशालकाय नीली व्हेल, बौने मगरमच्छ की तरह मानो कुछ तैयारी पूरी कर चुकी हो, उसकी निगाहें लियोनेल पर टिकी हुई थीं। ये साफ था कि अपने इतने सारे साथियों की अचानक हत्या ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और चमकते हुए दांतों की एक कतार दिखाई दी। मगरमच्छ के मुंह से जैसी उम्मीद की जाती है, उसके विपरीत वह बिल्कुल साफ सुथरा था, मानो उसने अपनी जिंदगी में एक बूंद भी मांस नहीं खाया हो। लियोनेल को लगा कि ऐसा होना नामुमकिन है। हालांकि इसके बाद जो हुआ, उससे लियोनेल को वह सब स्पष्टीकरण मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। समुद्र की सतह के नीचे मगरमच्छ का पेट अपने मूल आकार से 3 गुना बड़ा हो गया था। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी गर्दन भी उसी आकार में आ गई।
उसके शल्क इतने पतले हो गए थे कि उनके बीच की पारदर्शी त्वचा साफ दिखाई दे रही थी और खिंचाव के नीचे लाल हो रही थी। और फिर वह दहाड़ा, पानी की एक ऐसी धार अचानक फूट पड़ी जिसने पिछली लहर को भी शर्मसार कर दिया था। यह इतनी तेज थी कि ध्वनि अवरोधक तुरंत टूट गए, हवा के संकेंद्रित वृत्त फट गए और फटकर लियोनेल की ओर बढ़ने लगे। एक ही पलक में वह मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकल गया, लेकिन अगले ही पल उसने लियोनेल को पूरा निगल लिया, इतनी तेजी से कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। रास्ता नहीं। लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो रही हों। यहां तक कि उसका दिव्य कवच भी कई जगहों से टूट गया था, जिससे उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे एक दीवार ने कुचल दिया हो, जो हवा में उछलते ही और भी मजबूत होती जा रही थी। लियोनेल के मुंह से खून बह रहा था, जिससे उसके चांदी के हेलमेट का अंदरूनी हिस्सा खराब हो गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर आखिरी पल में उसके दिव्य कवच का अंतरिक्ष क्षेत्र सक्रिय न होता, तो वह पहले ही चूर चूर हो चुका होता। जब तक पानी का आखिरी हिस्सा गायब हुआ, लियोनेल वायुमंडल में इतनी ऊंचाई तक उड़ चुका था कि उसे फिर से दिन का उजाला दिखाई देने लगा था। उसका कवच सिर से पैर तक दरारों से भर गया था और उसका शरीर मानो ढहने ही वाला था। ये केवल उसके स्थानिक क्षेत्र और उसके धातु शरीर के संयोजन का ही परिणाम था कि वह अभी भी अपनी चेतना को बचाए रख पाया था। लानत है, लियोनेल खांसी। काश उसे सांस लेने की फुर्सत मिलती। बदकिस्मती से उसे सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। लियोनेल के जिंदा होने का आभास होते ही काला हंस अचानक प्रकट हुआ। उसके नाजुक काले पंख एक बार फिर उसके आने का संकेत दे रहे थे। उसके पंख एक बार फिर लियोनेल की गर्दन की ओर चुभ गए। न जाने क्यों, उसके पंख एक अथाह काले गड्ढे जैसे लग रहे थे। उनमें न तो कोई वजन था, न ही गहराई, और वे अंतहीन लग रहे थे। उनका एक स्पर्श भी किसी को उतना ही खाली बना सकता था। इससे पहले कि वह लियोनेल को चीर पाता, वह एक बार फिर गायब हो गया। उसका शरीर भले ही ढह रहा था, लेकिन उसकी स्वप्न शक्ति बिल्कुल ठीक थी। इस दुनिया में उसे जादू करने से कोई नहीं रोक सकता था और न ही उसका यहां मरने का कोई इरादा था। काले हंस को यह एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहादुर सील। 4 स्तंभ बनाने में लियोनेल की आधी से ज्यादा सहनशक्ति लग गई, लेकिन वह भी जमीन पर ही। चूंकि उसे धरती पर निर्भर हुए बिना अपनी पृथ्वी शक्ति खुद जमा करनी थी, इसलिए कठिनाई अचानक बहुत बढ़ गई और उसकी कम से कम 70% सहनशक्ति चली गई। हालांकि इस बार लियोनेल को लगा कि उसे सिर्फ 3 स्तंभों की जरूरत है, इसलिए इसमें लगभग 50% ही लगा। उस क्षण आसमान कांप उठा। प्राचीन नक्काशी से उकेरे गए 3 स्तंभ एक पल में काले हंस के चारों ओर प्रकट हो गए। उसने तुरंत ही पलकें झपकाने की कोशिश की, जैसा कि उसने पहले किया था, लेकिन जब वह पलकें झपकाने के लिए छाया में लुप्त हो गया, तो अचानक हड्डियों के टूटने और टूटने की एक सिहरन पैदा करने वाली आवाज आई। टकराना। काले हंस की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। लियोनेल को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी कि उसकी ऊर्जा फीकी पड़ने लगी। जैसी कि उम्मीद थी, काला हंस टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि अंतरिक्ष में एक खतरनाक गति से घूम रहा था। जब वह अपनी छाया लोक में प्रवेश करता, तो उसकी गति की कोई सीमा नहीं होती थी, क्योंकि वह अब भौतिक नहीं था, इसलिए उसे ऐसा लगता था जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो। हालांकि लियोनेल की वैलिएंट सील की बाधाएं लगभग एक दुनिया की बाधाओं जैसी थीं। एक छाया दुनिया के साथ भी उसे पार करना असंभव होता। वास्तव में अगर काला हंस सचमुच टेलीपोर्ट भी कर रहा होता, तो भी उसे उसी तरह की कठोर जागृति का सामना करना पड़ता। संयोग से काले हंस ने अपनी गर्दन से, जो उसके शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है, आगे बढ़कर नेतृत्व किया, इसलिए वह बदकिस्मत था कि उसने अपनी स्थिति को समझे बिना ही अपनी मौत की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इससे लियोनेल की वह सहनशक्ति बच गई जिसकी उसे इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जरूरत थी। उसने गहरी सांस ली, खंभों के त्रिकोण में कदम रखा और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। ट्विंकलिंग लिली, मांसाहारी तना। उसी क्षण लियोनेल के चारों ओर प्रकाश तत्वीय शक्ति से बनी नाजुक पुष्प पंखुड़ियां बनने लगीं। हालांकि उनकी सुंदरता बस कुछ ही पलों तक रही, फिर अचानक उनमें लताएं उगईं। ये लताएं स्वयं बहुत सुंदर थीं, क्योंकि उन पर नाजुक सफेद सूती रेशे लिपटे हुए थे। लेकिन उनकी हरकतें भयावह थीं। वे मरते हुए काले हंस के शरीर से चिपक गए, उसके मांस को नोच डाला और उसकी ऊर्जा बाहर निकाल दी। लियोनेल महसूस कर सकता था कि उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। कुछ ही सांसों में न सिर्फ वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, बल्कि उसके दिव्य कवच की भी सारी दरारें ठीक हो गई थीं।
काले हंस का शरीर राख में बदल गया और पीछे एक बीस्ट क्रिस्टल रह गया जो काले कोहरे से घिरा हुआ था। लियोनेल समझ गया कि यह असाधारण गुणवत्ता का था। ये निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बिकेगा। लियोनेल ने गहरी सांस ली। द डायमेंशनल वर्ल्ड सचमुच बहुत अप्रत्याशित था। वह जानता था कि इस तरह अकेले समुद्र में भागना थोड़ा लापरवाही भरा था। हालांकि अगर उस जीव को नहीं संभाला गया तो आगे चलकर और भी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लियोनेल को लग रहा था कि ऐसा करने वाला अकेला वही है। बेशक उसका एक हिस्सा ये भी समझता था कि उसके दादा का पृथ्वी पर इतना नियंत्रण था कि अगर वह चाहते तो शायद इसे पहले ही रोक सकते थे। यह एक बार फिर लियोनेल और उसके दादा की विचारधाराओं के टकराव का मामला था। सम्राट फॉक्स को शायद लगा होगा कि अपनी प्रजा को संयमित करने का यह एक अच्छा तरीका है, जबकि लियोनेल को नहीं लगता था कि बेवजह जान जोखिम में डालना जरूरी है। फिर भी वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। अपना काला लकड़ी का भाला एक तरफ रखकर उसने अपनी हथेली घुमाई तो दूसरा भाला दिखा। उससे अर्धरजत भाले जैसी आभा निकल रही थी, लेकिन यह उस चांदी के भाले से बिल्कुल अलग था जिसका वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था। इसके सिर्फ एक सिरे पर ब्लेड था और ये लगभग त्रिशूल जैसा दिखता था। हालांकि इसका दूसरा और तीसरा ब्लेड बीच वाले ब्लेड की तुलना में इतना छोटा था कि वे लगभग किसी सहायक वस्तु जैसे लग रहे थे। भाले का शरीर सुंदर नीलमणि के शल्कों से लिपटा हुआ था और इसका ब्लेड एक पारदर्शी नीले क्रिस्टल जैसा था, जिस पर नीचे के पानी ने पहले ही प्रतिक्रिया कर दी थी। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, लियोनेल ने आगे बढ़ते हुए सोचा। लियोनेल को ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह इस रहस्यमय तूफान को नियंत्रित करने वाले प्राणी को मारने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था।